जय हिंद साथियों। 12 जनवरी 2024 के डेली करंट अफेयर्स का एनालिसिस आपके सामने है। आज के एनालिसिस की शुरुआत साथियों हम लोग स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड से करेंगे। ठीक है, तो अभी हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स 2023 घोषित किए गए, अनाउंस किए गए प्रेसिडेंट द्वारा। इसमें हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि स्वच्छ सर्वेक्षण जो सर्वे होता है उसको कौन ऑर्गेनाइज करता है या कौन इसको कंडक्ट कराता है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसको कंडक्ट करता है। कब से कंडक्ट कर रहा है? तो 2016 से ये एक्सरसाइज चली आ रही है। ठीक है, मतलब सिटीज़ को क्लेanलीनेस के बेसिस पे एसेस करने की जो एक्सरसाइज है वो 2016 से चली आ रही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2016 से चली आ रही है। ठीक है, इससे क्या होता है? इससे जो है सिटीज़ को, शहरों को एक प्रोत्साहन मिलता है कि अगर हम अच्छा करेंगे, अपने साफ सफाई रखेंगे, यहाँ पे पब्लिक पार्टिसिपेशन होगा, ज़्यादा अच्छी चीज़ें होंगी, अर्बन सैनिटेशन होगा, तो क्या है कि इस अवार्ड में हम लोग को जो है शीर्ष पे स्थान मिलेगा, हम लोग की रैंकिंग अच्छी होगी। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने 2016 में ये एक्सरसाइज शुरुआत की थी और अब तक ये कंटिन्यू करी जा रही है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं टॉप 10 सिटीज कौन कौन सी हैं। ठीक है, टॉप 10 अर्बन लोकल बॉडीज कौन कौन सी है। ठीक है, ये तो सारी अर्बन सिटीज की बात हो रही है। ठीक है, अर्बन सिटीज की बात हो रही है। ठीक है, तो सबसे ऊपर है इंदौर। सेकेंड और फर्स्ट सिटीज, मतलब फर्स्ट रैंक पे जो सिटीज़ हैं वो दो सिटीज़ हैं, इंदौर और सूरत। ठीक है, इंदौर और सूरत जो हैं वो पहले नंबर पे सिटीज़ हैं। ठीक है, फर्स्ट रैंक दोनों की है, ध्यान दीजिएगा, कोई सेकंड नहीं है, सेकंड कोई नहीं है। थर्ड जो है वो है नवी मुंबई, फोर्थ जो है वो है विशाखापट्टनम, फिफ्थ जो है भोपाल। ठीक है, पांच शुरू की याद रखिएगा कम से कम। ठीक है, पांच शुरू की याद रखिएगा। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? पहले है इंदौर, फिर है सूरत, फिर है नवी मुंबई, फिर है विशाखापट्टनम और फिर है भोपाल। ठीक है, तो टॉप थ्री कैसे याद रखेंगे? हम लोग इसके लिए एक ट्रिक बना लेते हैं। तो जिस जिस डोर की सूरत नई होगी उसको ये अवार्ड मिलेगा। ठीक है, जिस डोर की सूरत, डोर डोर, ठीक है, डोर मतलब दरवाजा, जिस डोर की सूरत, ठीक है, जिस डोर की सूरत नई होगी, नवी होगी, नई होगी, नई होगी, उसको ये अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, उसको ये स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो डोर नया होगा वहाँ साफ सुथरा होगा। ठीक है, जो डोर की सूरत नवी होगी, जो डोर, जिस डोर की सूरत नवी होगी उसको ये अवार्ड दिया जाएगा, स्वच्छ साफ सुथरा वाला अवार्ड। जो डोर नया होगा उसको ये अवार्ड दिया जाएगा, जिस डोर की सूरत नई होगी। ठीक है, जिस डोर की सूरत नई होगी, जिस डोर की सूरत नई होगी। डोर से क्या है? डोर से है इंदौर। ठीक है, पहले नंबर पे है इंदौर और पहले नंबर पे ही है सूरत। ठीक है, तो जिस डोर की, डोर और सूरत हो गया हमारा। नई है, नई से क्या है? नवी मुंबई। ठीक है, नवी मुंबई। तो थर्ड नंबर पे है हमारा नई मुंबई, फोर्थ पे है विशाखापट्टनम और फिफ्थ पे है भोपाल। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये टॉप 5 सिटीज़ रही हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ की, जिनको स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स में टॉप 5 पोजीशन मिली। ठीक है, एक बार बॉटम भी देख लीजिएगा। तो बॉटम जो है, बॉटम अर्बन लोकल बॉडीज़, वो तीनों ही वेस्ट बंगाल की हैं। कौन कौन सी? एक तो कैपिटल सिटी है कोलकाता, दूसरी है आसनसोल और तीसरी है हावड़ा। ठीक है, तो ये तीन जो है ये टॉप, मतलब बॉटम से, बॉटम पे है ये, मतलब सबसे गंदी सिटीज़ हैं, मतलब हाइजीन के पर्पज से ये सबसे गंदी सिटी है, जहाँ पे अर्बन सैनिटेशन का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है, जहाँ पे पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं है, जहाँ पे कैंटोनमेंट्स ठीक ठाक नहीं है। ठीक है, जहाँ पे क्लीनलीनेस की कोई देख रेख नहीं की जा रही है, वहाँ पे ये जो है तीन सिटीज बॉटम थ्री पे है। ठीक है, बॉटम थ्री पे कौन कौन सी है? तो तीनों ही वेस्ट बंगाल की हैं, ध्यान दीजिएगा, कोलकाता, आसनसोल और हावड़ा। ठीक है, कोलकाता, आसनसोल और हावड़ा। ठीक है, टॉप 10 सिटीज हम लोग ने कैसे देखा? टॉप 10 सिटीज हम लोग ने देखा, जिस डोर की सूरत नवी होगी। ठीक है, डोर की सूरत नवी होगी, ऑर्डर याद रखिएगा। ठीक है, डोर की सूरत नवी होगी। ठीक है, डोर की सूरत नवी होगी, उसको ये स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, डोर से याद रखेंगे इंदौर, सूरत से याद रखेंगे सूरत और नई से याद रखेंगे नवी मुंबई। ठीक है, बॉटम थ्री हम लोग ने देख लिया, कोलकाता, आसनसोल और हावड़ा। ठीक है, कोलकाता, आसनसोल और हावड़ा। और टॉप स्टेट्स कौन कौन सी हैं? ठीक है, स्टेट अभी हम लोग ने देखा कि टॉप 10 सिटीज़ कौन कौन सी हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि टॉप स्टेट्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो टॉप स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, सेकंड नंबर पे है मध्य प्रदेश और थर्ड नंबर पे है छत्तीसगढ़। ठीक है, मतलब जो सबसे ज़्यादा, जहाँ पे अर्बन लोकल बॉडीज़ जो है सबसे साफ सुथरी हैं या सबसे ज़्यादा ख्याल रखती हैं क्लीनलीनेस और हाइजीन का, उनके हिसाब से ये रैंकिंग की गई है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं 411, इसलिए महाराष्ट्र टॉप पे है, जो कि साफ सुथरा है, मतलब जो कि अर्बन लोकल बॉडीज़ जो साफ सफाई में काफ़ी ध्यान दे रही हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर पे है मध्य प्रदेश और थर्ड नंबर पे है छत्तीसगढ़। ठीक है, कौन कौन से? महाराष्ट्र,
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये टॉप स्टेट्स हो गई हमारी। ठीक है, टॉप स्टेट्स हो गई। ठीक है, हमने टॉप 10 सिटीज देख ली, बॉटम 3 देख ली और टॉप स्टेट्स देख ली। ठीक है, मोस्ट इम्प्रूव्ड जो है वो है पणजी गोवा। ठीक है, जो जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से अब 1 लाख से अबव है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ने देखा था मोस्ट इम्प्रूव्ड जो है वो पणजी गोवा है। ठीक है, पॉपुलेशन जहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा है उस स्थान में जो मोस्ट इम्प्रूव्ड सिटी है वो है पणजी गोवा। और जहाँ पे 1 लाख पॉपुलेशन से 1 लाख पॉपुलेशन कम है, मतलब पॉपुलेशन 1 लाख से कम है, उस स्थान में जो भी सबसे ज़्यादा इम्प्रूव्ड स्टेट है, इम्प्रूव्ड सिटी है, वो है नवरोजाबाद मध्य प्रदेश की। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं, आपको ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने टॉप 10 सिटीज़ देखा, बॉटम 3 सिटीज़ देखी, टॉप स्टेट्स देखा और फिर मोस्ट इम्प्रूव्ड सिटीज़ भी देखी। कौन से बेसिस पे? 1 लाख पॉपुलेशन के बेसिस पे। ठीक है, 1 लाख से ज़्यादा वाली जो सिटी थी जो मोस्ट इम्प्रूव्ड थी वो थी पणजी गोवा, और जो उससे 1 लाख से कम जनसंख्या वाली जो सिटी थी मोस्ट इम्प्रूव्ड सिटी वो थी नवरोजाबाद एमपी। ठीक है, वो थी नवरोजाबाद एमपी। ठीक है, चलिए कुछ और चीज़ें हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ और कैटेगरीज हैं, हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। तो जो सिटीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन अंडर 1 लाख है, जिन्होंने अच्छा काम किया, अच्छा परफॉर्म किया है, वो हैं ससवाद, पाटन और लोनावला। ठीक है, ये 3 सिटीज़ हैं जो कि पॉपुलेशन अंडर 1 लाख के अंदर हैं, जिनको अवार्ड दिया गया है, ससवाद, पाटन और लोनावला। ठीक है, ससवाद, पाटन और लोनावला। ठीक है, क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट बोर्ड कौन सा है? तो मो जो है मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर, जिसका फुल फॉर्म है मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर, MHOW का मो कैंटोनमेंट बोर्ड, मो कैंटोनमेंट बोर्ड जो कि एमपी में है, उसको क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट बोर्ड का अवार्ड मिला है। ठीक है, क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट बोर्ड का अवार्ड किसको मिला है? तो मो कैंटोनमेंट बोर्ड को मिला है। ठीक है, क्लीनेस्ट गंगा टाउन कौन से हैं? तो मतलब गंगा टाउन जो वो हैं जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो वो जो 2 शहर हैं सबसे ज़्यादा क्लीन है वो है वाराणसी और प्रयागराज। ठीक है, दोनों ही यूपी में है। ठीक है, यूपी वाले ध्यान दें, यूपी ARO RO वाले और यूपी PCS वाले ध्यान दें कि जो क्लीनेस्ट गंगा टाउन्स हैं वो वाराणसी और प्रयागराज है। ठीक है, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स हम लोग ने देखा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, सफाई मित्र सुरक्षित शहर कौन सा है? तो बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर जो है वो चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ है जो है सफाई मित्र सुरक्षित शहर। ठीक है, अब इसी टाइम पे क्या हुआ था और क्या क्या चीज़ें हुई थी जब स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अवार्ड्स बांटे जा रहे थे, तो और क्या हुआ था? तो उस समय प्रधानमंत्री महोदया ने डैशबोर्ड लॉन्च किया था। ठीक है, डैशबोर्ड लॉन्च किया था और टोटल 110 अवार्ड जो हैं दिए गए थे, बेस्टो किए गए थे लोगों पे या और सिटीज़ पे। ठीक है, तो 110 अवार्ड्स दिए गए हैं स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे के अंतर्गत। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपसे यही पूछ ले, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ अवार्ड्स बेस्टोड अंडर स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है, टोटल ऑफ 110 अवार्ड्स एंड बी बेस्टोड सेलिब्रेटिंग एक्सीलेंस इन क्लीनलीनेस इनिशिएटिव्स। ठीक है, तो 110 अवार्ड्स दिए गए हैं। थीम क्या है क्लीनलीनेस सर्वे की? तो रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ठीक है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ठीक है, और क्या चीज़ें हैं? तो ये तो हम लोग ने देख लिया कि 2016 से ये एक्सरसाइज शुरू हुई है, स्वच्छ सर्वेक्षण मतलब क्लीनलीनेस असेसमेंट की एक्सरसाइज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा 2016 में शुरू हुई है। ठीक है, और कितनी सिटीज़ को कवर किया जाता है? तो लगभग 4500 सिटीज़ को ये कवर किया जाता है। ठीक है, 4500 सिटीज़ को कवर किया गया है और कितने इंडिकेटर्स हैं? 46 इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, 46 इंडिकेटर्स हैं जो कि सपोर्ट करते हैं स्वच्छ भारत अर्बन मिशन को। ठीक है, तो याद रखिएगा सिटीज़ भी कितनी है? लगभग 4500 सिटीज़ हैं और 45 से एक ज़्यादा जो है वो इंडिकेटर है, 46 इंडिकेटर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने स्टैटिक पार्ट देख लिया कि कब शुरू हुआ था, कितने इंडिकेटर्स हैं, कितनी सिटीज़ हैं, और फिर यहाँ पे हम लोग ने पूरा करंट पार्ट देख लिया कि इस बार की थीम क्या है, किसको कौन सा अवार्ड मिला है, गंगा टाउन्स कौन से हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड कौन सा क्लीनेस्ट है। ठीक है, सफाई मित्र सुरक्षित शहर कौन सा है। तो ये सब बातें हम लोग ने देख ली। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको चीज़ें सारी समझ में आ गई होंगी। हम लोग बढ़ेंगे अब अपने क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच सिटीज हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन स्कीम। ठीक है, वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन स्कीम के लिए कौन 3 सिटीज़ को नॉमिनेट किया गया है, आपको ये बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है इंदौर, भोपाल और जयपुर को। सेकेंड ऑप्शन है भोपाल, उदयपुर और नागपुर को। थर्ड ऑप्शन है इंदौर, भोपाल और उदयपुर को। और लास्ट ऑप्शन है
उदयपुर, नागपुर और जयपुर को, ठीक है। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है, या कौन सी वो सिटीज़ हैं जिनको नॉमिनेट किया गया है वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन की स्कीम के लिए, ठीक है। तो आपको वेटलैंड पता होगा ना, जो रामसार कन्वेंशन है जिसके अंतर्गत वेटलैंड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और उनको प्रोटेक्शन दी जाती है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ वेटलैंड है चिलिका लेक, ठीक है, चिलिका लेक है, ठीक है, चिलिका लेक है, ठीक है, चिलिका लेक है, और भी कई लेक हैं, लोकतक लेक है, ठीक है, केवलादेव में लेक है, ठीक है। तो ये सब जो लेक्स हैं ये वेटलैंड्स हैं जिनको रामसार कन्वेंशन 1971 में जो आया था उसके अंतर्गत आइडेंटिफाई किया जाता है और उनकी प्रोटेक्शन के लिए काम किया जाता है, ठीक है। तो वेटलैंड आइडेंटिफाई के बाद एक और चीज़ आई है वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन, ठीक है। जहाँ पे खूब ढेर सारे वेटलैंड्स होंगे उन सिटीज़ को एक्रेडिटेट कर दिया जाएगा, उन सिटीज़ को रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा, ताकि जो भी वेटलैंड्स हैं वो एक सिंगल रूल के अंदर आ जाए और बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किए जा सकें, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि कौन सी वो 3 सिटीज़ हैं जिनको वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन स्कीम के लिए नॉमिनेट किया गया है इंडिया की तरफ से, ठीक है, इंडिया की तरफ से नॉमिनेट किया गया है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंदौर, भोपाल और उदयपुर, ठीक है। इंदौर, भोपाल और उदयपुर को क्या किया गया है, वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन स्कीम के लिए नॉमिनेट किया गया है, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे, तो यूबीआई, ठीक है, यूबीआई, ठीक है, याद रखिएगा यूबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये नहीं याद रखना है, ये याद रखना है यूबीआई, ठीक है। यू से है उदयपुर, बी से है भोपाल और आई से है इंदौर, ठीक है, ठीक है। यूबीआई याद रखिएगा, उदयपुर, भोपाल और इंदौर, ठीक है। इन 3 सिटीज़ को वर्ल्ड वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन स्कीम के लिए क्या किया गया है, नॉमिनेट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज द्वारा, ठीक है। तो ये कब आई थी वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन स्कीम, तो ये 2015 में लॉन्च हुई है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें 6 क्राइटेरियाज होते हैं जिसके बेसिस पे जो है सिटीज़ को एक्रेडिटेट किया जाता है, उनको वेटलैंड सिटी बना दिया जाता है, ठीक है। तो अभी इंडिया में ऐसी कोई भी सिटीज़ नहीं है जिनको वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन स्कीम में इंक्लूड किया गया हो, ठीक है। तो अगर ये तीनों इंक्लूड की जाती हैं, जो नॉमिनेट की गई हैं, अगर ये तीनों इंक्लूड की जाती हैं, तो ये इंडिया की पहली 3 ऐसी सिटी बनेंगी जिनको वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन स्कीम के अंदर जो है इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। तो अभी हाल ही में क्या है, इसमें अभी टोटल 43 सिटीज़ हैं, ठीक है, 43 सिटीज़ हैं, जिसमें 13 चाइना से हैं और 6 फ्रांस से, ठीक है। टोटल 43 सिटीज़ हैं एक्रीडाइटेड सिटीज़ हैं कि इसके अंदर वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन के अंदर, ठीक है। इंदौर में कौन कौन से वेटलैंड है जहाँ के लिए ये नॉमिनेट हुई है, तो इंदौर में है सिरपुर वेटलैंड, यशवंत सागर वेटलैंड, ठीक है। भोपाल में कौन सा है, भोपाल में भोज वेटलैंड है। और उदयपुर में कौन से हैं, उदयपुर में है पिछोला लेक, फतेह सागर लेक, रंग सागर लेक, स्वरूप सागर और दूध तलाई लेक, ठीक है। तो इसलिए इतने वेटलैंड्स हैं यहाँ पे, इसलिए इन 3 सिटीज़ को नॉमिनेट किया गया है, ठीक है। कौन सी 3 सिटीज़ को नॉमिनेट किया गया है, तो यूबीआई को, ठीक है, यूबीआई को, यू से उदय, बी से भोपाल और आई से इंदौर, ठीक है, यू से उदयपुर सॉरी, बी से भोपाल और आई से इंदौर, ठीक है। इन 3 सिटीज़ को नॉमिनेट किया गया है वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन स्कीम के लिए। ये स्कीम कब आई थी, ये स्कीम आई थी 2015 में, ठीक है, 2015 में ये स्कीम आई थी। क्या क्राइटेरिया, कितने क्राइटेरियाज हैं, तो ये 6 क्राइटेरियाज इंटरनेशनल क्राइटेरियाज हैं जिसके बेसिस पे सिटीज़ को एक्रेडिटेट किया जाता है, एक्रेडिटेशन मिलता है, वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन मिलता है 6 इंटरनेशनल क्राइटेरिया के बेसिस पे। और इंडिया की अभी एक भी सिटी इसमें इंक्लूड नहीं की गई है, ठीक है। तो अगर ये इंक्लूड हो जाती है तो बहुत अच्छी बात होगी और हमारे करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है साथियों। आशा करते हैं यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज द लेंथ ऑफ मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक कोलोकियली नोन एज अटल सेतु, ठीक है। तो अब प्रधानमंत्री मोदी साहब ने मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का जो है उद्घाटन किया है, जिसको अटल सेतु के नाम से जाना जाएगा, ठीक है, अटल सेतु के नाम से जाना जाएगा मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, ठीक है। तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है नरेंद्र मोदी द्वारा, जो कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री साहब हैं। तो उन्होंने अटल सेतु का जो है उद्घाटन किया है। तो आपको बताना है उस अटल सेतु का जिसको मोदी साहब ने इनॉग्रेट किया है उसकी लेंथ क्या है, उसकी लंबाई क्या है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है 12 किलोमीटर, 12.4 किलोमीटर, सेकेंड ऑप्शन है 15.7 किलोमीटर, थर्ड ऑप्शन है 18.9 किलोमीटर और लास्ट ऑप्शन है 21.8 किलोमीटर, ठीक है। तो आपको बताना है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जो है, जो कि सबसे लंबा सेतु होने वाला है, इंडिया का सबसे लंबा ब्रिज होने वाला है, आपको बताना है उसकी लेंथ, ठीक है। तो इसकी लेंथ है साथियों ऑप्शन डी 21.8 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बातें लिखी हैं, कुछ चीज़ें आपके लिए। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने इनॉग्रेट किया है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक
जिसको अटल सेतु के नाम से जाना जाएगा, जो कि इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज होगा। ठीक है, इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज होगा, जिसकी जो लेंथ होगी वो होगी 21.8 किलोमीटर। ठीक है, 21.8 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 21.8 किलोमीटर है। 21.8 किलोमीटर जो है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक की लंबाई है। ठीक है, इसका उद्घाटन कब हुआ था, इसका मतलब इसको जो कहते हैं ना कि इसकी नींव कब रखी गई थी, इसकी फाउंडेशन कब रखी गई थी, तो इसकी फाउंडेशन स्टोन जो रखी गई थी वो 2016 में रखी गई थी। ठीक है, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके लिए ये जो है फाउंडेशन स्टोन रखी गई थी। उनको कमोमोरेट करने के लिए फाउंडेशन स्टोन दिसंबर 2016 में रखी गई थी और अब जाके उद्घाटन हुआ है। ठीक है, कब से रखी गई है और अब जाके उद्घाटन हुआ है। ठीक है, तो आप ये जान लीजिए कि थोड़ा सा समय अगर आपको लग जाए अपनी सफलता हासिल करने में तो बिल्कुल निराश मत होइएगा। जो अच्छी चीज़ें होती है, जो नायाब चीज़ें होती हैं, उनको समय लगता है। ठीक है, नायाब देखिए एक चीज़ ये भी नायाब बनी है, इसीलिए इतना समय लग गया। 2016 में इन्होंने फाउंडेशन रखी थी इंडिया में, और 2024 में जाके इसका उद्घाटन हुआ है। ठीक है, 2024 में जाके उद्घाटन हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको निराश नहीं होना है, अच्छे से पढ़ते रहना है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आप ये भी देख लीजिए कि अटल सेतु की जो कॉस्ट है वो कितनी है, तो लगभग 17,000 करोड़ में ये प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हुआ है। ठीक है, लगभग 17,000 करोड़ में क्या हुआ है, ये कंप्लीट हुआ है, जिसमें से 16 किलोमीटर जो है वो सी के ऊपर है, मतलब समंदर के ऊपर है, और जो 5.5 किलोमीटर है लगभग वो सॉलिड ग्राउंड पे है। ठीक है, मतलब 16 किलोमीटर लगभग ये सी पे है और 5 किलोमीटर लगभग ये ग्राउंड पे है। ठीक है, तो ये भी एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है आपसे ऐसा पूछ ले। ठीक है, और टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट है लगभग 18,000 करोड़, 17,840 करोड़। ठीक है, इसकी फाउंडेशन स्टोन कब रखी गई थी, 2016 में रखी गई थी। लेंथ टोटल कितनी है, 21.8 किलोमीटर है। कौन उद्घाटन किया है, तो प्रधानमंत्री मोदी साहब ने उद्घाटन किया है। इसको क्या नाम दिया गया है, तो अटल सेतु के नाम से ये जाना जाएगा, और ये लॉन्गेस्ट सी ब्रिज होगा इंडिया का। ठीक है, लॉन्गेस्ट सी ब्रिज होगा इंडिया का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने ऑलमोस्ट 4-5 डायमेंशन देख लिए। अगर प्रोबेबल क्वेश्चन इससे फॉर्म होगा तो इन्हीं किसी चीज़ से फॉर्म होगा, इसके अलावा तो और कुछ पता नहीं है, और इसके अलावा और कुछ पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच बैंक पार्टनर्ड विद रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री फॉर एंटरप्राइज फाइनेंसिंग फॉर रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है, तो रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मदद करने के लिए रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने किस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है, ताकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की फाइनेंसिंग है, जो उनको क्रेडिट मिलना चाहिए वो आराम से मिले, अफोर्डेबल क्रेडिट मिले, इसके लिए रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने किस सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ पार्टनरशिप की है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है HDFC बैंक, सेकेंड ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, थर्ड ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और लास्ट ऑप्शन है ICICI बैंक। ठीक है, तो रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हेल्प करने के लिए रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है। ठीक है, ताकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको आराम से आसानी से जो है ऋण मिल सके, आराम से वो अपनी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको दूर कर सकें, और अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एक मुकाम तक पहुंचा सकें, या उसमें काफ़ी डेवलपमेंट और सेल्फ डेवलपमेंट कर सकें। ठीक है, इसी के अंतर्गत क्या हुआ है कि SBI ने एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट भी इनके लिए लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है स्वयं सिद्ध। ठीक है, हो सकता है आपसे यही पूछ ले स्वयं सिद्ध किससे रिलेटेड है, तो याद रखिएगा स्वयं सिद्ध जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड है। ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या होगा कि जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं वो 5 लाख तक का लोन ले सकती हैं आराम से। ठीक है, तो याद रखिएगा स्वयं सिद्ध जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड है, सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड है। और किसने निकाला है, किस बैंक ने इसको लॉन्च किया है, तो इस बैंक को लॉन्च किया है SBI ने। ठीक है, इस बैंक को लॉन्च किया है SBI ने। ठीक है, और लिमिट क्या है इसकी लिमिट है 5 लाख रुपए। ठीक है, स्वयं सिद्ध। ठीक है, स्वयं सिद्ध। ठीक है, याद रखिएगा स्वयं सिद्ध। ठीक है, तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने SBI के साथ पार्टनरशिप की थी, ताकि जो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप झेलती हैं उनको दूर किया जा सके। और उनको दूर करने के लिए क्या किया गया है SBI द्वारा, तो SBI ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट, जिसका नाम है स्वयं सिद्ध, जिसके अंतर्गत जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो मेंबर्स हैं वो क्या कर सकती हैं, वो 5 लाख तक का लोन ले सकती हैं। ठीक है, तो वो 5 लाख तक का लोन ले सकती हैं। ध्यान दीजिएगा, स्वयं सिद्ध एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जिसको SBI ने लॉन्च किया है। SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए कितने तक का लोन मिल सकता है, तो 5 लाख रुपए तक का लोन इसमें प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज द अनुभव अवार्ड गिवन टू। ठीक है, तो अनुभव अवार्ड से किसको सम्मानित किया जाता है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, एक्टिव गवर्नमेंट एम्प्लॉयज,
सेकंड ऑप्शन है रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, थर्ड ऑप्शन है एम्प्लॉयज़ फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर, और लास्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अनुभव अवार्ड जो है वो किसको प्रदान किया जाता है, किसको दिया जाता है, किसको सम्मानित किया जाता है अनुभव अवार्ड से, आपको ये बताना था। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को क्या किया जाता है, अनुभव अवार्ड्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो अनुभव अवार्ड स्कीम जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर की एक इनिशिएटिव है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि जो भी रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको उनके काम के लिए नवाजा जाता है, उनके काम के लिए उनको सम्मानित किया जाता है। ठीक है, क्या हुआ है फिर ये, तो फिर ये यहाँ पे 2015 में ये लॉन्च हुआ था, जो अब तक चला आ रहा है। ठीक है, अब तक चला आ रहा है। ठीक है, तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनको अनुभव अवार्ड स्कीम से सम्मानित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अनुभव किसका, तो रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ का अनुभव। ठीक है, जो भी रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनका अनुभव काम आता है, और उनके ही इसी के लिए क्या किया जाता है, उनको अवार्ड दिया जाता है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अमन सहरावत इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। ठीक है, तो आपको बताना है अमन सहरावत जो है वो किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, किस खेल से वो जुड़े हुए हैं, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है क्रिकेट, सेकंड ऑप्शन है बैडमिंटन, थर्ड ऑप्शन है एथलेटिक्स, और लास्ट ऑप्शन है रेसलिंग। ठीक है, तो इन चारों में से किस गेम से, किस खेल से जो है अमन सहरावत जो है एसोसिएटेड है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रेसलिंग। ठीक है, तो अभी क्या किया गया है कि अमन सहरावत ने क्या किया है, गोल्ड मेडल जीता है 57 कैटेगरी में। कहाँ पे जीता गया है ये, तो अमन सहरावत ने जीता है जागरेब ओपन 2024। ठीक है, जागरेब ओपन 2024 में अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया है। ठीक है, 57 किलोग्राम कैटेगरी की रेसलिंग कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड हासिल किया है। ठीक है, किसको हराया है, तो चाइना के जूम वनहाउ को हराया है 10-0 से। बाप रे गजब। ठीक है, चाइना के जून वनहाउ को हराया है 10-0 से। ठीक है, तो अभी इनको इसीलिए गोल्ड मेडल हासिल हुआ है। ठीक है, और अमन सहरावत किससे रिलेटेड है, तो अमन सहरावत रेसलिंग से रिलेटेड है। ध्यान दीजिएगा, अमन सहरावत जो है वो रेसलिंग से रिलेटेड है, जिनको गोल्ड मेडल हासिल हुआ है। ठीक है, इसमें देखिए 3-4 डायमेंशन है, हम लोग देख लेते हैं। तो अमन सहरावत सबसे पहले ये है कि ये किस स्पोर्ट से संबंधित है, तो ये रेसलिंग से संबंधित है। ठीक है, ये रेसलिंग से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए रेसलिंग से संबंधित है। ठीक है, फिर क्या किया है इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। ठीक, गोल्ड मेडल हासिल किया है। ठीक है, गोल्ड मेडल हासिल किया है कौन सी कैटेगरी में, 57 किलोग्राम वाली कैटेगरी में। ठीक है, 57 किलोग्राम वाली कैटेगरी में। ठीक है, किसको हराया है, तो चाइना के जॉन वनहाउ को हराया है। ठीक है, चाइना के जॉन वनहाउ को हराया है। ठीक है, कहाँ पे, तो जागरेब ओपन 2024 में। ठीक है, जागरेब ओपन 2024 में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो अमन सहरावत किससे रिलेटेड है, किससे एसोसिएटेड है, तो अमन सहरावत जो है रेसलिंग से एसोसिएटेड है, और उनकी जो कैटेगरी है वो 57 किलोग्राम वाली कैटेगरी है। ठीक है, देख लीजिएगा, ये भी ध्यान दीजिएगा कि वो कौन सी कैटेगरी में खेलते हैं। एक बार किसी एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि कोई रेसलर थे, उनकी कैटेगरी पूछ ली गई थी कि वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, किस कैटेगरी में वो रेसल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ याद रखिएगा अमन सहरावत साहब जो है वो 57 किलोग्राम कैटेगरी में जो है अपनी फाइट देखते हैं या अपनी फाइट करते हैं। ठीक है, अपना रेसल करते हैं। ठीक है, इन्होंने चाइना के जॉन वनहाउ को हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया है जागरेब ओपन में। ठीक है, तो याद रखिएगा सहरावत जो साहब हैं वो रेसलिंग से रिलेटेड है, अमन सहरावत साहब। ठीक है, 57 किलोग्राम वाली कैटेगरी में वो रेसल करते हैं। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज मूल्य प्रवाह 2.0। ठीक है, मूल्य प्रवाह 2.0 क्या है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है ये नई स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप स्कीम है, सेकंड ऑप्शन है ये गवर्नमेंट फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट है, थर्ड ऑप्शन है ये एथिकल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के लिए एक गाइडलाइंस है, हायर एजुकेशन में एथिकल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के लिए गाइडलाइन है, और लास्ट ऑप्शन है स्किल डेवलपमेंट, रूरल एरियाज में स्किल डेवलपमेंट का ये प्रोग्राम है मूल्य प्रवाह। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, ये क्या है, ये गाइडलाइंस हैं यूजीसी की तरफ से, किस लिए, ताकि जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रही हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कैंपसेस में, कॉलेजेस में, जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है, फेवरेटिज्म हो रहा है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि आईआईटीज़ में कितने बच्चे हमारे सुसाइड कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, अनएथिकल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए मूल्य प्रवाह 2.0 लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने ये लॉन्च किया है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, मूल्य प्रवाह जो है, मूल्य का क्या मतलब होता है, मूल्य का मतलब होता है वैल्यूज़। ठीक है,
और प्रवाह का मतलब होता है फ्लो, ठीक है। तो जो भी वैल्यूज़ फ्लो हो वो एथिकल वैल्यूज़ हो, ठीक है, एथिकल वैल्यूज़ हो, ताकि कोई भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना फेस करे, सेक्सुअल हैरेसमेंट ना फेस करे, फेवरेटिज्म ना फेस करे। तो इन सब चीज़ों को बचाने के लिए जो है मूल्य प्रवाह 2.0 स्कीम गाइडलाइंस लॉन्च की गई है, दी गई है। किसकी तरफ से? तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से, ठीक है। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वेयर इज द 9th एशियन विंटर गेम्स सेट टू बी होस्टेड, ठीक है। तो एशियन विंटर गेम्स को, 9th एशियन विंटर गेम्स को कौन होस्ट करेगा, कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, आपको ये बताना है, ठीक है। 9th एशियन विंटर गेम्स को, ठीक है, 9th एशियन विंटर गेम्स, ठीक है। यहाँ पे एडिशन दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, गेम का नाम दिया हुआ है एशियन विंटर गेम्स, ठीक है। तो आपको बताना है 9th एशियन विंटर गेम्स कौन सी सिटी होस्ट करेगी, ठीक है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सोल साउथ कोरिया, सेकेंड ऑप्शन है बीजिंग चाइना, थर्ड ऑप्शन है सप्पोरो जापान, और लास्ट ऑप्शन है हेलियोंगयांग चाइना, ठीक है। तो आपको बताना है 9th एशियन विंटर गेम्स कहाँ पे होस्ट किए जाएंगे, ठीक है। तो साथियों इसका सही आंसर है 9th एशियन विंटर गेम्स जो है होस्ट किए जाएंगे ऑप्शन डी हेलियोंगजियांग चाइना में, ठीक है। हेलियोंगजियांग चाइना में जो है होस्ट किया जाएगा क्या चीज़, 9th एशियन विंटर गेम्स, ठीक है। तो यहाँ पे टेबलर फॉर्म में कर दिया गया है आपकी सहूलियत के लिए, ताकि जल्दी जल्दी ये सब चीज़ें जो है आपको खटाखट रिवाइज करनी है, खटाखट याद कर लेना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले क्या बात हुई है, इवेंट की बात हुई है। तो इवेंट कौन सा है, 9th एशियन विंटर गेम्स है, ठीक है। याद रखिएगा, एडिशन याद रखिएगा 9th है, ठीक है। एशियन विंटर गेम्स का 9th एडिशन हो रहा है, ठीक है। होस्ट सिटी कौन सी है, तो होस्ट सिटी है हार्बिन चाइना, और प्रोविंस कौन सी है, हेलियोंगजोंग चाइना, ठीक है। तो हार्बिन चाइना या हेलियोंगजोंग चाइना अगर आपके ऑप्शंस में होगा तो दोनों ही सही है, ठीक है। इसके बाद क्या है, ऑफिशियल स्लोगन इसका क्या है, ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया, ठीक है। ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया, ठीक है। ये ऑफिशियल स्लोगन है किसका, 9th एशियन विंटर गेम्स का, ठीक है। 9th विंटर एशियन विंटर गेम्स का, ठीक है। कहाँ पे हो रही है, तो हेलियोंगजोंग चाइना में हो रही है, जिसका ऑफिशियल स्लोगन जो है वो है ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया, ठीक है। इसके मैस्कट्स क्या क्या है, तो बिनबिन और निन्नी, ठीक है, बिनबिन और नीनी, ठीक है, बिनबिन और निन्नी। ये क्या है, ये साइबेरियन टाइगर कब्स हैं, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जाता है कि ये जो मैस्कट है 9th एशियन विंटर गेम्स की, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन दे देंगे टाइगर, लेपर्ड, लायन, जिराफ, कुछ करके कुछ भी दे देंगे। तो आपको याद रखना है जो भी मैस्कट है 9th एशियन विंटर गेम्स का, बिनबिन और नीनी, वो क्या है, वो साइबेरियन टाइगर कब्स है, ठीक है। वो साइबेरियन टाइगर है, ठीक है, साइबेरियन टाइगर कब्स है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या है, ऑफिशियल एम्बलम आ गया है, ठीक है। तो ऑफिशियल एम्बलम है वो ब्रेक थ्रू है, ठीक है। ऑफिशियल एम्बलम जो होगा वो ब्रेक थ्रू के नाम से होगा, ठीक है, याद रखिएगा ब्रेक थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने सारी चीज़ें देख ली। इवेंट कौन सा है, 9th एशियन विंटर गेम्स है, कहाँ पे हो रहा है, हार्बिन हेलियोंगजियांग चाइना। ऑफिशियल स्लोगन क्या है, ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया। मैस्कॉट कौन सा है, बिनबिन और नीनी, बिनबिन और नीनी, ठीक है। ये क्या है, ये साइबेरियन टाइगर कब्स हैं, ठीक है, टाइगर कब्स हैं। और ऑफिशियल एम्बलम क्या है, वो ब्रेक थ्रू है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको यहाँ पे सारी डिटेल समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हु पब्लिश द बुक मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर इन कोलैबोरेशन विद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है। तो किस पब्लिकेशन ने मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर नाम की एक बुक पब्लिश की है, किसके साथ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन के साथ, ठीक है। तो आपको ये बताना है मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर के पब्लिशर्स कौन कौन है, अलॉन्ग विद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पेंगुइन रैंडम हाउस, सेकेंड ऑप्शन है पेंटागन प्रेस, थर्ड ऑप्शन है हार्पर कॉलिंस, और लास्ट ऑप्शन है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ठीक है। तो मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर जो बुक है वो किस पब्लिकेशन ने रिलीज की है, आपको ये बताना था। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पेंटागन प्रेस, ठीक है। अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव साहब ने, जो कि मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उन्होंने एक बुक रिलीज की थी जिसका नाम था मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर, जिसको कि पब्लिश किया गया है पेंटागन प्रेस द्वारा, ठीक है। पेंटागन प्रेस द्वारा ये पब्लिश हुई है ये किताब, ठीक है, जिसको इनॉग्रेट किया था भूपेंद्र यादव साहब ने, ठीक है। भूपेंद्र यादव साहब ने इसको इनॉग्रेट किया था। इसको पब्लिश किसने किया है, इसको पब्लिश किया है पेंटागन प्रेस ने, किसके कोलैबोरेशन के साथ, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन के साथ, ठीक है। डॉक्टर एस.पी. मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन के साथ मोदी एनर्जाइजिंग ग्रीन फ्यूचर नामक बुक रिलीज की गई है पेंटागन प्रेस की मदद से। और इसको अनवील किसने किया है, इसको इनॉग्रेट किसने किया है, इसको रिलीज किसने किया है, तो इसको रिलीज किया है भूपेंद्र यादव साहब ने, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें सारी क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच सिटी होस्टेड द एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024। ठीक है, तो आपको बताना है किस सिटी ने होस्ट किया था एशियन शूटिंग चैंपियनशिप्स 2024। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है पेरिस ने, सेकंड ऑप्शन है टोक्यो ने, थर्ड ऑप्शन है जकार्ता ने, और लास्ट ऑप्शन है इंडिया ने। ठीक है, तो किसने होस्ट किया था एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024? तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जकार्ता। ठीक है, ये न्यूज़ में क्यों है या क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसी एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में क्या हुआ है, रिदम सांगवान है, उन्होंने ब्रोंज मेडल हासिल करके अगले साल होने वाले इसी साल होने वाले पेरिस ओलंपिक में अपना जो है स्थान हासिल कर लिया है। ठीक है, किसने, रिदम सांगवान ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा कि एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में रिदम सांगवान ने क्या जीता है, तो रिदम सांगवान ने ब्रोंज मेडल जीता है 25 मीटर पिस्टल इवेंट में। ठीक है, यहाँ पे आप देखते जाइएगा क्या क्या डायमेंशन हो रहे हैं। सबसे पहले एशियन शूटिंग चैंपियनशिप किसने जीता है, रिदम सांगवान ने जीता है। ठीक है, रिदम सांगवान ने जीता है। कौन सा प्राइज जीता है, कौन सा मेडल जीता है, तो ब्रोंज मेडल जीता है। ठीक है, ब्रोंज मेडल जीता है। ठीक है, कौन से इवेंट में, 25 मीटर पिस्टल इवेंट में, 25 मीटर पिस्टल इवेंट में। ठीक है, जिससे क्या हुआ है, जिससे इनकी सीट बुक हो गई है। अब ये पेरिस में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं, ओलंपिक्स 2024 पेरिस में, वहाँ पे वो पार्टिसिपेट कर पाएंगी। ठीक है, वहाँ पे वो पार्टिसिपेट कर पाएंगी। कौन, रिदम सांगवान। ठीक है, रिदम सांगवान, याद रखिएगा रिदम सांगवान। ठीक है, क्या मिला है इनको एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में, तो एशियन शूटिंग चैंपियनशिप जो इंडोनेशिया जकार्ता में हुई थी, जकार्ता इंडोनेशिया में हुई थी, वहाँ पे उनको ब्रोंज मेडल मिला है। किस इवेंट में, तो 25 मीटर पिस्टल इवेंट में। जिससे क्या हुआ है, जिससे जो है उनको एक सीट बुक हो गई है उनकी, उनको प्लेस मिल गई है कि वो अपकमिंग पेरिस ओलंपिक्स 2024 में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। ठीक है, और ये जो है इंडिया का 16th शूटिंग कोटा है। ठीक है, इससे पहले 15 लोग को ऑलरेडी कोटा मिल चुका है, ऑलरेडी उनकी सीट बुक हो चुकी है, ऑलरेडी वो पार्टिसिपेट करेंगे पेरिस 2024 ओलंपिक्स में। ठीक है, जिससे ये रिकॉर्ड टूटा है। इससे पहले जो है टोक्यो 2020 गेम्स में क्या हुआ था, 15 शूटिंग के जो है पार्टिसिपेंट्स गए थे। ठीक है, तो ये इंडिया का 16th शूटिंग कोटा है, किसका, रिदम सांगवान का। कौन सा प्राइज मिला है, कौन सा मेडल मिला है इनको, तो ब्रोंज मेडल मिला है। कहाँ पे, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में। ठीक है, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में कौन से इवेंट में, तो 25 मीटर पिस्टल इवेंट में। जिससे क्या हुआ है, जिससे इनको पेरिस 2024 ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने का डायरेक्ट मौका मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले कौन है, रिदम सांगवान है, किस फील्ड से एसोसिएटेड है, तो ये शूटिंग से एसोसिएटेड है। 25 मीटर पिस्टल इनकी जो है कैटेगरी है, 25 मीटर पिस्टल शूटिंग। ठीक है, और ये क्या की है, ये ब्रोंज मेडल जीत के एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में पेरिस 2024 ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करेंगी। ठीक है साथियों, आशा करते हैं यहाँ पे सारे डायमेंशन आपको समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, व्हाट इज़ द थीम ऑफ नेशनल यूथ डे ऑब्जर्व्ड इन 2024। ठीक है, तो आज हम लोग 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का हम लोग जो है जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं नेशनल यूथ डे नाम से। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस के नाम से ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद जी का आज जो है जन्मदिन होता है। ठीक है, तो आपको बताना है इस साल की राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या है। ठीक है, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल यूथ डे। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है विकसित युवा विकसित भारत, सेकंड ऑप्शन है यूथ एम्पावरमेंट फॉर नेशन बिल्डिंग, थर्ड ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद विजन फॉर यूथ, फोर्थ ऑप्शन है बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग इंडिया थ्रू यूथ डेवलपमेंट। ठीक है, इन चारों में से जो थीम है नेशनल यूथ डे की वो है विकसित युवा विकसित भारत। ठीक है, नेशनल यूथ डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं जनवरी 12 को। किस लिए, क्योंकि इसी दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद साहब का जन्मदिन होता है, और इस बार की थीम है विकसित युवा विकसित भारत। ठीक है, विकसित युवा विकसित भारत। ठीक है, आज का युवा विकसित होगा तो विकसित होगा भारत हमारा। ठीक है, और युवा ही भटकेगा तो भारत भी भटकेगा। ठीक है, लेकिन युवा क्या होंगे, युवा विकसित होंगे, भारत हमारा विकसित होगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, इन विच स्टेट इज मलकानगिरी एयरपोर्ट लोकेटेड। ठीक है, तो कौन से राज्य में मलकानगिरी एयरपोर्ट लोकेटेड है, आपको ये बताना है। ठीक है, मलकानगिरी एयरपोर्ट जो है किस राज्य में स्थित है, आपको ये बताना है, क्योंकि हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में था। तो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ओडिशा, सेकेंड ऑप्शन है महाराष्ट्र, थर्ड ऑप्शन है तमिलनाडु माफ़ कीजिएगा, फोर्थ ऑप्शन है कर्नाटका।
ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ओडिशा में, ठीक है। तो अभी हाल ही में ओडिशा के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं नवीन पटनायक साहब, उन्होंने मलकानगिरी एयरपोर्ट का जो है उद्घाटन किया है, ठीक है। और ये मलकानगिरी एयरपोर्ट जो है वो ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया में है, ठीक है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इस बारे में जानें कि मलकानगिरी एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पे है। तो वो ओडिशा में खोला गया है, ठीक है, ओडिशा में खोला गया है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, अपॉइंटमेंट बेस्ड है। आपको बताना है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मेंबर ऑफ यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो किसको किस हस्ती को यूपीएससी का मेंबर बनाया गया है, आपको ये बताना है, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है शील वर्धन सिंह, सेकंड ऑप्शन है प्रीतम सिंह पुरी, थर्ड ऑप्शन है नवीन नायर और लास्ट ऑप्शन है ऋत्विक सांगवान, ठीक है। तो आपको बताना है किसको यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर बनाया गया है, आपको ये बताना था। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शील वर्धन सिंह साहब को, ठीक है। शील वर्धन सिंह साहब जो फॉर्मर डायरेक्टर जनरल हैं सीआईएसएफ के, उनको अपॉइंट किया गया है एज मेंबर ऑफ यूपीएससी, ठीक है। शील वर्धन सिंह साहब को क्या किया गया है, यूपीएससी का मेंबर बनाया गया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा शील वर्धन सिंह, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज द नेम ऑफ रिसेंटली डिप्लॉयड सैटेलाइट बाय चाइना टू मॉनिटर कॉस्मिक टर्बुलेंस, ठीक है। तो कॉस्मिक टर्बुलेंस को मॉनिटर करने के लिए जो चाइना ने मिसाइल बनाई है, डिप्लॉय की है, उसका आपको नाम बताना है, ठीक है। कॉस्मिक टर्बुलेंस को मेजर करने के लिए जो सैटेलाइट मैन्युफैक्चर की गई है, डिप्लॉय की गई है चाइना की तरफ से, आपको उसका नाम बताना है, उस सैटेलाइट का नाम क्या है जो कि कॉस्मिक टर्बुलेंस को मेजर करेगा। ये सैटेलाइट किसने बनाई है, तो ये सैटेलाइट चाइना ने बनाई है, ठीक है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है न्यूटन प्रोब, सेकंड ऑप्शन है गैलीलियो सैटेलाइट, थर्ड ऑप्शन है हॉकिंग ऑब्जर्वेटरी और लास्ट ऑप्शन है आइंस्टीन प्रोब, ठीक है। इन चारों में से चाइना ने जो सैटेलाइट बनाई है कॉस्मिक टर्बुलेंस को मॉनिटर करने के लिए, उसका आपको नाम बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आइंस्टीन प्रोब, ठीक है। ध्यान दीजिएगा चाइना जो है, चाइना ने बनाई है आइंस्टीन प्रोब, जिसमें क्या होगा, जो कि सैटेलाइट है जो कि मेजर करेगी कॉस्मिक टर्बुलेंस, ठीक है। चाइना डिप्लॉयज आइंस्टीन प्रोब सैटेलाइट टू मॉनिटर कॉस्मिक टर्बुलेंस, ठीक है। तो इसमें 3 डायमेंशन है, पहले ये याद रखिएगा कि आइंस्टीन प्रोब क्या है, तो ये एक सैटेलाइट है, ठीक है। ये क्या है, ये एक सैटेलाइट है, किसने बनाया है, चाइना ने बनाया है। किस चीज़ के लिए बनाया है, कॉस्मिक टर्बुलेंस को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो ये 3 डायमेंशन हैं इसके, आप इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आइंस्टीन प्रोब जो है चाइना की सैटेलाइट है, किस चीज़ को मेजर करने के लिए, तो कॉस्मिक टर्बुलेंस को मेजर करने के लिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। साथियों यहाँ पे हम लोग बैंकिंग और इकोनॉमिक करंट अफेयर्स देखेंगे। तो जो भी हमारे भाई बहन बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, वो यहाँ वीडियो ड्रॉप करके जा सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो सारे ही इंश्योरेंस ओरिएंटेड और बैंकिंग एग्जाम से ओरिएंटेड रहेंगे। तो आपको वो आपके वो कॉम्पिटिशन एग्जाम से नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए उनको पढ़ने का कोई महत्व नहीं बनता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे वीडियो ड्रॉप करके जा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपके सामने, विच स्टेट इज स्लेटेड टू होस्ट सिमटेक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज़ 1250 करोड़, ठीक है। तो सिमटेक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट किस सिटी में, किस स्टेट में होस्ट किया जाएगा, किस स्टेट में इस्टेब्लिश किया जाएगा, आपको ये बताना है, ठीक है। सिमटेक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ठीक है। सिमटेक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है किस स्टेट में इस्टेब्लिश किया जाएगा, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, सेकेंड ऑप्शन है कर्नाटका, थर्ड ऑप्शन है गुजरात और लास्ट ऑप्शन है तमिलनाडु, ठीक है। इन चारों में से किस स्टेट में सिमटेक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है इस्टेब्लिश किया जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गुजरात में, ठीक है। गुजरात में क्या होगा, सिमटेक जो कि एक साउथ कोरियन कंपनी है, वो अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी वाला, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पे इस्टेब्लिश करेगी, तो गुजरात में इस्टेब्लिश करेगी, ठीक है। गुजरात में इस्टेब्लिश करेगी, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, रात में सेमीकंडक्टर बहुत तेज़ी से काम करता है, ठीक है। रात में सेमीकंडक्टर अच्छा यूज़ करते हैं, अच्छा चलता है, कुछ भी आप याद कर सकते हैं। तो रात से याद रखेंगे गुजरात, ठीक है। सेमीकंडक्टर याद रखेंगे सिमटेक, ठीक है। सिमटेक, ठीक है, सिमटेक, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कर्नाटका बैंक लिमिटेड हैज़ पार्टनर्ड विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू ऑफर फाइनेंशियल सर्विसेज टू सपोर्ट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डेयरी फार्मर्स एंड डेयरी सोसाइटीज़, ठीक है। तो कर्नाटका बैंक लिमिटेड ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ डेयरी फार्मर्स और डेयरी सोसाइटीज़ को प्रमोट करने के लिए पार्टनरशिप की है, ठीक है। कर्नाटका बैंक ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ डेयरी फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए पार्टनरशिप की है, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड,
सेकेंड ऑप्शन है अमूल, थर्ड ऑप्शन है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और लास्ट ऑप्शन है दिग्वृद्धि टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, दिग्वृद्धि टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड आपका लास्ट ऑप्शन है। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन टी। ठीक है, कर्नाटका बैंक लिमिटेड ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? दिग्वृद्धि टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जिसके चलते क्या होगा, डेयरी फार्मर्स और डेयरी सोसाइटीज़ को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज क्या की जाएंगी? प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, किसके तरफ से? तो दिग्वृद्धि टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। किसके साथ पार्टनरशिप की है? तो कर्नाटका बैंक लिमिटेड के साथ ये पार्टनरशिप हुई है। ठीक है, तो याद रख सकते हैं कड़ी। ठीक है, KADI कड़ी। ठीक है, कड़ी क्या है? कड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज है डेयरी फार्मर के लिए। ठीक है, कड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज है डेयरी फार्मर के लिए। ठीक है, डेयरी फार्मर के लिए क्या है? कड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज है। ठीक है, कड़ी से क्या है? के से है कर्नाटका बैंक लिमिटेड और DI से है दिग्वृद्धि प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, दिग्वृद्धि टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, याद रखिएगा कड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं डेयरी फार्मर्स के लिए। ठीक है, डेयरी फार्मर्स और डेयरी सोसाइटीज़ के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए किसने पार्टनरशिप की है? तो कड़ी ने पार्टनरशिप की है। कड़ी क्या है? KA से कर्नाटका बैंक और DI से दिग्वृद्धि टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर समझ में आया होगा।